हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोर्स में आपका स्वागत है। जब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बनने की, तब हम बात करते हैं उन चेंजेस की जो लगभग आज से 250 साल से भी पहले शुरू हुए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक दिन या एक महीने में नहीं बना, बल्कि एक लेंदी प्रोसेस था जो शुरू हुआ लगभग 18th सेंचुरी के एंड में। इस सीरीज़ में, इस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड सीरीज़ में हम बात करेंगे उन इवेंट्स की जिसने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को फाइनल शेप दी और जो शुरू होते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, इस लेक्चर के कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स आप डिस्क्रिप्शन में नीचे दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया और ईस्ट में एक मोनोपोली ट्रेडिंग कंपनी थी और इस मोनोपोली के लिए वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को हर साल 4 लाख पाउंड पे कर रही थी। पर 1768 से वो ऐसा नहीं कर पा रही थी क्योंकि अमेरिका के साथ टी ट्रेड में उसे भारी लॉस उठाना पड़ रहा था। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि अमेरिका में 80% तक टी स्मगल हो रही थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसी हो चुकी थी कि उसे ब्रिटिश गवर्नमेंट से 1 मिलियन पाउंड के लोन की मांग करनी पड़ी थी। इससे अलग 1769 में हैदर अली से मिली हार, कंपनी के ऑफिसर्स में बढ़ता हुआ करप्शन, बंगाल में खराब लॉ एंड ऑर्डर और वहाँ की लैंड्स का खराब एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब वो सिचुएशंस थी जिसने इंश्योर किया कि कंपनी के ऑपरेशंस में इंटरफेयर किया जाना चाहिए। साथ ही साथ रॉबर्ट क्लाइव ने जिस डुअल फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को बनाया था वो भी कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पा रही थी। इन सब मिस गवर्नमेंट के बैकड्रॉप में ब्रिटिश पार्लियामेंट को रेगुलेटिंग एक्ट पास करना पड़ा जिसका गोल था ईस्ट इंडिया कंपनी की टेरिटरीज और खासकर उसकी बंगाल की टेरिटरी को कंट्रोल करना। तो आइए जानते हैं इस एक्ट के प्रोविजंस। सबसे पहले, क्योंकि लोन लिया था, कंपनी के डिविडेंड को 6% तक लिमिट कर दिया गया जब तक कि कंपनी का लोन पूरा ना हो जाए। डिविडेंड प्रॉफिट का वो पार्ट होता है जो शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। इस एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को ये तो परमिशन दी कि वो अपने टेरिटोरियल पोजीशंस को, यानी जो भी प्रॉपर्टीज अभी तक उन्होंने एक्वायर करी है, उनको बरकरार रख सके, पर साथ ही साथ उसके फंक्शंस को भी रेगुलेट किया। गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया और उसको असिस्ट करने के लिए 4 काउंसलर्स की एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई जिसको गवर्नर जनरल इन काउंसिल कहा गया। ऐसा इसलिए किया गया ताकि अदर प्रेसिडेंसीज के कंपैरिजन में इसको ज़्यादा पावर दी जा सके, और ऐसा गवर्नर जनरल बनने वाला पहला आदमी बना लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। इस एक्ट ने बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अंडर में ला दिया, और खासकर फॉरेन अफेयर से रिलेटेड मैटर्स में। इसका मतलब ये है कि वो प्रेसिडेंसीज बंगाल की परमिशन के बिना कोई वॉर शुरू नहीं कर सकती थी। इसने कहा कि कंपनी के डायरेक्टर्स की टर्म यानी ड्यूरेशन 4 साल की होगी और उनमें से 1/4 हर साल रिटायर हो जाएंगे और वो दोबारा इलेक्ट भी नहीं हो पाएंगे। ऐसा प्रोविजन आपको राज्यसभा में भी देखने को मिलता है, जहां 1/3 मेंबर्स हर दूसरे साल में रिटायर हो जाते हैं। रिलेटेड टू लॉ, इस एक्ट ने कैलकाटा में सुप्रीम कोर्ट के एस्टैब्लिशमेंट की बात करी, जो एक चीफ जस्टिस और 3 अदर जजेस से मिलकर बनना था, और ये जजेस इंग्लैंड से आते थे। कंपनी के सर्वेंट्स पर रोक लगा दी गई कि ना तो वो प्राइवेट ट्रेड कर सकते हैं और ना ही नेटिव लोगों से यानी इंडियन से कोई प्रेजेंट या ब्राइब ले सकते हैं। ये भी एक वो रीज़न था जिसकी वजह से कंपनी को लोन की डिमांड करनी पड़ी, क्योंकि ऑफिसर्स अपना प्राइवेट ट्रेड भी कर रहे थे। इस एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल को इंक्रीज कर दिया। कैसे? इसने कहा कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है वो कंपनी के रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री अफेयर्स के बारे में ब्रिटिश अथॉरिटीज को रिपोर्ट करेंगे। इन सब प्रोविजन से हम ये समझ सकते हैं कि इस एक्ट ने कंप्लीट ब्रिटिश कंट्रोल की डायरेक्शन में एक शुरुआत करी, पर ऐसा नहीं था कि ये एक परफेक्ट था और इसमें कोई फॉल्ट्स नहीं थे, इसमें भी थे। सो लेट्स सी द फॉल्ट्स।
इतने सब प्रोविजंस के बावजूद ये एक्ट करप्शन को रोकने में अनसक्सेसफुल रहा, जो एक मेजर रीजन था इसके बनने का। इस एक्ट में गवर्नर जनरल को सिर्फ कास्टिंग वीटो थी, यानी अगर काउंसलर्स के वोट बराबर हो जाए तो वो वीटो यूज कर सकता था, पर जनरल सिचुएशन में वो वीटो यूज कर काउंसलर्स के डिसीजन के अगेंस्ट नहीं जा सकता था, जिसकी वजह से उसमें और काउंसलर्स में डिस्प्यूट होते थे। ये एक्ट सही तरीके से सुप्रीम कोर्ट की पावर्स को भी डिफाइन नहीं कर पाया, जिसकी वजह से लीगल डिस्प्यूट्स होने लगे, और जो पार्लियामेंट्री कंट्रोल इस एक्ट पर बनाया गया था, पार्लियामेंट्री कंट्रोल, वो भी इनफेक्टिव रहा, क्योंकि गवर्नर जनरल की रिपोर्ट को गो थ्रू करने के लिए कोई सही मैकेनिज्म नहीं था। आप ये देखेंगे कि इस एक्ट का इंडियन पॉपुलेशन से कोई खास लेना देना नहीं है। ये मेनली कंपनी के ऑपरेशंस को रेगुलेट करने के लिए बनाया गया है। अभी यहाँ ब्रिटिशर्स अपने बारे में सोच रहे हैं, धीरे धीरे ये इंडियंस के बारे में भी सोचेंगे, या इंडियंस उनको फोर्स करेंगे कि वो उनके बारे में सोचे, और कॉन्स्टिट्यूशन के लिए रोड क्लियर होगी। इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे रेगुलेटिंग एक्ट के फॉल्ट्स को दूर करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया, और क्या वाकई में उस एक्ट ने रेगुलेटिंग एक्ट की जो कमियां थी उसको दूर किया या नहीं। थैंक यू।